हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस चैनल का नाम है जॉब जंक्शन बाय रमील सर। इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से इतिहास को पढ़ रहे थे और इतिहास का हम लोग पार्ट 6 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इतिहास का पार्ट 7 आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जॉब जंक्शन बाय रमील सर। इस चैनल को यूट्यूब पर लिखिएगा तो आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी। और आपको इस चैनल के माध्यम से जीरो से हाई लेवल तक, चाहे वह बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न हो या बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न हो, यानी कि हर एक लेवल का एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यानी कि हर एक एग्जाम के लिए आपका इस चैनल के माध्यम से प्रिपेयर करा दिया जाएगा। और आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको 2D पॉइंट बहुत सारा क्वेश्चन आपको नोट्स वगैरह से डायरेक्ट मिलेगा, ठीक ना। तो आइए इस चैनल के माध्यम से इतिहास का पार्ट 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में पाषाण काल को पढ़ रहे थे। तो पहले भी बता चुके हैं कि पाषाण काल की उत्पत्ति आपका मानव सभ्यता से लेकर 3000 BC तक के समय को पाषाण काल कहा जाता है। इसी को स्टोन एज, यानी कहने का मतलब का कि इसमें जो भी हथियार वगैरह मिला था सारा चीज पत्थर के था, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है। तो पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पूरा पाषाण काल जो मानव सभ्यता से लेकर 10,000 BC तक, मध्य पाषाण काल जो 10,000 BC से 5500 BC तक, तीसरा है नव पाषाण काल जो आपका 5500 BC से 3000 BC तक। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए, तो पाषाण काल में बहुत सारा चीजों की खोज हुई, चाहे वो पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या नव पाषाण काल हो। अब आपका एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा कि आग का खोज किस काल में हुआ था, जानवरों को पालतू किस काल में बनाया गया, ठीक ना, मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन किस काल में मिला है। तो यह सब प्रश्न ज्यादा मिलता है। और आप बिहार दरोगा का प्रश्न उठाइए, आप बीपीएससी का प्रश्न उठाइए, या बिहार सचिवालय का प्रश्न उठाइए, या फिर किसी भी एग्जाम का प्रश्न उठाइए, इन सब से प्रश्न मिला है, बहुत सारा प्रश्न मिला है, ठीक ना। तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं नहीं, हर एक हाल में आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। यही 2-3 क्लास टेढ़ा आपको मिलेगा, उसके बाद फिर सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, ठीक ना। और जब तक जिस रास्ते में रुकावट ना हो उस रास्ते में जाने का मजा ही नहीं है। यानी कहने का मतलब जब तक तकलीफ नहीं झेलिएगा तब तक आपको नौकरी मिलेगा नहीं। इसलिए मेहनत की आदत डालिए और मेहनत कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी जॉब हो, अपने घर परिवार का नाम रोशन कीजिए, ठीक ना। आइएगा, तो आते हैं पूरा पाषाण काल में। तो प्रश्न पूछेगा कि आग की खोज किस काल में हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पूरा पाषाण काल में प्रमुख स्थल जो है सोहन नदी घाटी। तो कल भी पढ़ा चुके थे कि पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसका जो विकास हुआ था सोहन नदी के तट पर हुआ था। और सोहन नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। तो आइए, इसका जो पूरा पाषाण काल का जो मुख्य स्थल है, जो स्थल मिला है वो आपका सोहन नदी घाटी, J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर, J&K मतलब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर। नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में। और हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अपना जल को खंभात की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक ना। तो नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में और बेलन नदी घाटी आपका उत्तर प्रदेश में। यानी कि पूरा पाषाण काल का जो प्रमुख स्थल था वो स्थल कौन कौन है, तो सोहन नदी घाटी जो जम्मू कश्मीर में है, नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में, और बेलन नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाला एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा भी, ठीक ना। कहने का मतलब कि पहले जो सभ्यता विकसित हुई थी तो ज्यादातर लोग नदी किनारे ही बसे थे। क्यों, क्योंकि नदी किनारे में जल का उपयोग, साथ में परिवहन की सुविधा नदी किनारे था। पहले परिवहन का कोई सड़क, हवाई मार्ग, ये सब कोई मार्ग था नहीं। तो जो भी सभ्यता बसा है सब कहाँ बसा है, नदी के किनारे। तो हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़ लिए आग का खोज हुआ था। और पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल तो सोहन नदी घाटी बोलेंगे जो जम्मू कश्मीर में है, नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में है, और बेलना नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में। आइए, मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ।
तो पशुपालन का पहला साक्ष्य, पशुपालन यानी कि जैसे मनुष्य का विकास होने लगा तो सबसे पहले मनुष्य का क्या जानवरों को पालने लगा, और पालने वाला जो पहला जानवर था वह कुत्ता था। पूछता है कि सर्वप्रथम किस जानवर को पाला गया, या प्रथम पालतू जानवर क्या है, तो क्या बोलेंगे कुत्ता है। तो प्रश्न पूछा है कि पशुपालन का साक्ष्य किस कालखंड में मिला है, तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिला है, और मध्य पाषाण काल में मिला है तो कहाँ मिला है, तो मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर से, यानी कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़ का जब खुदाई किया गया या राजस्थान के बागौर का जब खुदाई किया गया तो पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। और यह पशुपालन का जो पहला साक्ष्य जो मिला है किस कालखंड का है, तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद पहला जो पालतू जानवर है क्या है, कुत्ता है, ठीक ना। और एक बात याद रखिएगा कि आज के समय में मनुष्य की मदद नहीं कर रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि मनुष्य का वफादार नहीं बन रहा है, लेकिन पालतू जानवर जो कुत्ता है वह ज़्यादातर वफादार होते हैं। तो यह प्राचीन काल से चलते आ रहा है, ठीक ना। तो पहला पालतू जानवर जो पशुपालन के लिए पोसा गया तो वह क्या बोलेंगे, कुत्ता। अब इसका प्रमुख बस्ती, बस्ती मतलब समझिएगा जहाँ ये लोग रह रहे थे, बस रहे थे, उसे क्या कहा गया, बस्ती। क्यों, कि जैसे ये लोग कृषि कार्य किए ना, तो पहले का कृषि कार्य जो था, अब तो कृषि कोई भी फसल 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीना में हो जाता है, लेकिन पहले का जो फसल वगैरह था तो उसको होने में साल भर से अधिक टाइम लगता था। तो लोग जहाँ तहाँ बसने लगे, तो जहाँ बसते थे उसे कहा गया बस्ती। क्या कहा गया, बस्ती। आइएगा, तो प्रमुख बस्ती, इसका बस्ती कहाँ कहाँ मिला, मध्य पाषाण काल के। तो उत्तर प्रदेश का सराय नहर, उत्तर प्रदेश का सराय नहर यह मध्य पाषाण काल का बस्ती है। उत्तर प्रदेश का सराय नहर हो गया। फिर उत्तर प्रदेश में महदाहा और दमदमा, ठीक ना। तो यह सराय नहर, महदाहा और दमदमा यह ऐसे बस्ती थे जहाँ पर मध्य पाषाण काल के लोग वहाँ पर रहते थे। याद रखिए, बस्ती मतलब क्या होता, उस काल के लोग जो वहाँ पर रह रहे उसे बस्ती कहा गया। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सराय नहर या महदाहा या दमदमा यह जो बस्ती है, यह बस्ती है, इस बस्ती में किस कालखंड के लोग रहते हैं, तो क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल के लोग रहते हैं। तो हम लोग पूरा पाषाण पढ़ लिए, मध्य पाषाण पढ़ लिए। अब पढ़ना है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 5500 BC से 3000 BC तक। तो देखिए नव पाषाण काल में आपको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। यह दोनों में इतना ही था, पूरा पाषाण काल हो गया, यह मध्य पाषाण काल हो गया। अब पढ़ेंगे नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले कृषि प्रारंभ, यानी कि जो खेती करने का शुरुआत हुआ था, कृषि करने का जो शुरुआत हुआ था वह नव पाषाण काल में। और ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है कि कृषि का शुरुआत किस में हुआ था, नव पाषाण काल में। आएगा, कृषि के लेकर अस्थायित्व का गुण किस कालखंड में प्राप्त हुआ है, तो बोलेंगे नव पाषाण काल। अब देखिए अस्थायित्व क्या होता है, गौर से समझिएगा। तो कुछ देर पहले भी हम बता चुके हैं कि अभी वर्तमान में जो कोई भी फसल हम लोग बोने से लेकर काटने का जो समय होता है वो लगभग 4 से 5 मंथ का होता है। क्यों, क्योंकि अभी हर चीज़ विकसित हो गया है, जोताई भी आधुनिक ढंग से हो रहा है, उर्वरक का भी प्रयोग किया जा रहा है, सिंचाई का भी प्रयोग किया जा रहा है, उच्च किस्म का हम लोग बीज का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी जो कृषि हो रहा है आधुनिक ढंग से हो रहा है, इस वजह से 4 से 5 मंथ में कृषि तैयार हो जाता है। यानी कि फसल बोने से बीज निकालने के समय तक, धान वगैरह जो हम लोग पीट कर ना घर में रख लेते हैं, तो इसका समय लगभग 4 से 5 मंथ लग जाता है। लेकिन प्राचीन काल में जो कृषि जो होता था 1 साल से अधिक टाइम लग जाता है, यानी साल भर से अधिक टाइम लगता था। अब बताइए कि कृषि करने के लिए साल भर से अधिक टाइम लगेगा तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा ना। अगर नहीं रहिएगा तो जंगली जानवर सब क्या करेगा, खा जाएगा। क्या करेगा, खा जाएगा, समाप्त कर देगा। तो नव पाषाण काल में कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ, और यह कृषि करने का जो समय था यह साल भर से अधिक टाइम लेता था। तो लोग क्या किए, वहाँ पर रहना स्टार्ट किए। तो रहना स्टार्ट किए क्यों, क्योंकि साल भर से अधिक फसल काटने में लगेगा तो आपको रहना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है अस्थायित्व। क्या बोला जाता है, अस्थायित्व। तो कृषि को लेकर अस्थायित्व का गुण कब से प्रारंभ हुआ, नव पाषाण काल से, ठीक ना। और नव पाषाण काल को मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा है कि मृदभांड संस्कृति किस कालखंड को कहा गया है, तो नव पाषाण काल को मृदभांड संस्कृति कहा गया है। अब मृदभांड क्या होता है, तो मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब होता है बर्तन। यानी कहने के मतलब का कि जैसे लोग कृषि करना प्रारंभ किए ना तो उसको खाने के लिए
जो बर्तन बना है वह बर्तन बना मृदा का, मिट्टी का। तो मिट्टी का जो बर्तन साक्ष्य मिला है उसे मृद भांड कहा गया है। तो इसलिए नवपाषाण काल को मृद भांड कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मृद भांड संस्कृति किसे कहा गया है? नवपाषाण काल को कहा गया है। आइए अब इसका भी नवपाषाण काल के बस्ती देखते हैं। बस्ती बता दिए थे, जहाँ से वो लोग रहना, जहाँ जिस क्षेत्र में वो लोग रहे थे उसे बस्ती कहा जाता है। तो आपको पूछेगा कि बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल, गु अब फ है, गुफ कराल, यह जो बस्ती है यह बस्ती कहाँ मिला है? तो JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। यह सब प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। तो बुर्ज होम और गुफ कराल, यह जो बस्ती है जहाँ लोग रहते हैं, यह बस्ती कहाँ था, किस राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चिरांड जो बस्ती है, जो नवपाषाण काल का बस्ती है चिरांड, यह कहाँ है? तो बिहार के सारण जिला में, बिहार के सारण में। अतिरमकम, कुछ एक मिनट रुक जाइए, अतिरमपकम, इस तरह से ऐसा टेढ़ा नाम है, ठीक ना। तो अतिरमपकम, यह जो आपका बस्ती है तमिलनाडु में मिला है। मेहरगढ़ जो बस्ती है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ये सब पूछा है कि मेहरगढ़ जो बस्ती है यह कहाँ मिला है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कोल्डी हवा का बोलेंगे, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा और लहुरा देव, कोल्डी हवा और लहुरा देव, यह कहाँ मिला है बस्ती? यूपी, उत्तर प्रदेश में। यूपी मतलब क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में। फिर है संगन कल्लू और पिकली हल, क्या बोलेंगे? संगन कल्लू और पिकली हल, यह दोनों बस्ती कहाँ मिले? कर्नाटक में। कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। तो ये भी पूछा है संगन कल्लू और पिकली हल, यह जो बस्ती है कहाँ मिला है? कर्नाटक में। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? कर्नाटक में। और देखिए संगन कल्लू के नीचे लिखा हुआ है राख, तो राख का ढेर जो है वह संगन कल्लू में ही मिला है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राख का ढेर, राख जो होता है ना, गोईठा का राख है, जो हम लोग हम अपने घर में देखते हैं, गोईठा का जो राख होता है ना, उस राख का जो ढेर है संगन कल्लू, कहाँ मिला? संगन कल्लू में। और आजकल की जो मॉडर्न युग के जो लड़कियां हैं वो सब राख नहीं जानती, सब राख क्या होता है, लेकिन हम लोग देखे हुए हैं, ठीक ना। वो लोग तो गोईठा वगैरह भी ढेर, शहर की लड़की सब गोईठा वगैरह भी नहीं जानती है, सब उसको पता नहीं कि क्या होगा, वो बोलेगी कि यह क्या है, आज तक हम देखबे नहीं किए, ठीक ना। लेकिन गाँव देहात के हर एक लोग जानते हैं कि राख क्या होता है। आइएगा, तो संगन कल्लू से राख का ढेर मिला है और पिकली हल से शंख का ढेर, शंख जो शंख बजाया जाता है ना शादी ब्याह में, आप लोग जानबे करते हैं कि बिना शंख का शादी ब्याह नहीं हो पाता है। और खासकर मरवा वगैरह में आपका जो शादी ब्याह होता है तो उसमें शंख, जब सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो शंख बजाया जाता है, ठीक ना। आइएगा, तो संगन कल्लू से राख का ढेर मिला है और पिकली हल से शंख का ढेर मिला है। याद रखिएगा, यह दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। आइएगा, बुर्ज होम और गुफ कराल से मृद भांड, तो बताया था ना, मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन। और गर्तावास मतलब समझिएगा, पहले के जो लोग रहते थे मिट्टी में अंदर खुदाई करके अपना घर मकान, मतलब कि मिट्टी में खुदाई करके ही रहते थे नीचे, जिस तरह से जानवर वगैरह कैसे मिट्टी में गुफा बना लेता उस तरह से, तो उसे क्या है? गर्तावास का कहा गया, गर्तावास। ये भी प्रश्न पूछा है कि मृद भांड और गर्तावास, इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम और गुफ कराल से। तो याद रखिएगा, बुर्ज होम और गुफ कराल से आपका मृद भांड, मृदा का बर्तन, और गर्तावास यानी कि भूमि के अंदर रहने का साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ कुत्ता को मानव के साथ दफना दिया जाता था। देखिए हम लोग इतिहास में भी आगे पढ़ेंगे कि एक समय था सती प्रथा में का अगर पति हस्बैंड का मृत्यु हो जाता था तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ में। तो पहले भी देखिए कुत्ता को मानव के साथ दफनाया जाने का प्रमाण बुर्ज होम से मिला है। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है कि कुत्ता को मानव के साथ दफनाए जाने का जो प्रमाण है कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से। और यही बुर्ज होम से मृद भांड, मृदा का बर्तन, और यही बुर्ज होम से कुत्ता को मानव के साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। और आपका जो बिहार का जो चिरांड है, बिहार के जो सारण में है, तो बिहार के चिरांड में हिरण के हड्डी से बने हुए उपकरण, हथियार मिले। ये भी प्रश्न पूछा है
कि आपका हिरण के हड्डी से बने हुए जो उपकरण हथियार है इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है प्रमाण, तो क्या बोलेंगे चिरांड, क्या बोलेंगे चिरांड। और चिरांड है कहाँ, आपका बिहार में। चिरांड कहाँ है, बिहार में। आइएगा और भी कुछ, अभी यह जो देखेंगे यह भी नवे पाषाण काल का है। यह जो देख रहे हैं यहाँ, इसके बाद यहाँ सब लोग कहाँ आएंगे, सीधे यहाँ आएंगे, ठीक ना। यह जो लिखा हुआ है नव पाषाण काल के बारे में। आइए, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। यह प्रश्न आपको सेट में एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और तांबा का क्या मिला था, कुल्हाड़ी, क्या बोलेंगे कुल्हाड़ी। तांबा का क्या मिला था, कुल्हाड़ी, क्या बोलेंगे कुल्हाड़ी। आइएगा, तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और तांबा का जो औजार मिला था वह क्या था, कुल्हाड़ी था। आइए, इसका प्रमाण मिला है। इसका प्रमाण कहाँ से मिला, अतिरम पंकम से मिला है। यानी कहने का मतलब कि तांबा धातु का जो कुल्हाड़ी है इसका जो प्रमाण मिला है अतिरम कंपम से मिला है, याद रखिएगा। फिर आते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब आइएगा, यह भी प्रश्न पूछ चुका है, आप लोग देखिएगा, ठीक ना, कि कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। तो कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से। अब आते हैं नोट में। देखिए, आधुनिक जो अनुसंधान है, अनुसंधान का काम क्या है, तो कि प्राचीन बातों का, प्राचीन इतिहासों का खुदाई करके उसका क्या करना, डाटा तैयार करना। आइएगा, तो आधुनिक जो अनुसंधान केंद्र है उन्होंने क्या साबित किया है कि लहुरा देव से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में मान्यता दिया गया है। यानी कहने के मतलब का, अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखिए, कृषि का जो साक्ष्य है, कृषि का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है, जो पुराने लोग को यह बात कहा गया है। लेकिन आधुनिक अनुसंधान केंद्र जो है यह प्रूफ दिया है कि कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हम क्या बोलेंगे, लहुरा देव। तो आपको एग्जाम में अगर आएगा यह दोनों ऑप्शन कि कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अगर लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों रहेगा तो मारेंगे हम लोग लहुरा देव। अगर बाई चांस ऑप्शन में लहुरा देव नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, मेहरगढ़। क्या मारेंगे, मेहरगढ़। क्योंकि आधुनिक अनुसंधान को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। तो आधुनिक अनुसंधान कहा कि कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य लहुरा देव से मिला है, किंतु पहले से क्या कहा गया है कि कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो याद कौन वाला था ना, लहुरा देव वाला, ठीक है ना। अगर कृषि के बारे में पूछेगा कि सबसे प्राचीन साक्ष्य तो मानेंगे लहुरा देव, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो। खाली मेहरगढ़ रहेगा तो क्या मानेंगे, मेहरगढ़। आइए, फिर कोल्डी हवा से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा से। कहाँ से बोलेंगे, कोल्डी हवा से। फिर मेहरगढ़ को नवपाषाण संस्कृति प्लस, प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर नवपाषाण संस्कृति भी मिला है और हड़प्पा संस्कृति भी मिला है, याद रखिएगा। तो वह जगह का नाम है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर नवपाषाण संस्कृति भी मिला है और हड़प्पा संस्कृति, यानी खुदाई करने के बाद हड़प्पा संस्कृति का भी बहुत सारा साक्ष्य मिला है और नवपाषाण संस्कृति का भी साक्ष्य मिला है। और आपका नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार, याद रखिएगा, पहिया का आविष्कार किसमें मिला है, नवपाषाण काल में। तो यह हम लोग यह पूरा और यह जो पूरा देख रहे हैं सब किसमें आता है, नवपाषाण काल में। जबकि पूरा पाषाण काल में यह जो बॉक्स में बना हुआ है इतना ही है। यह थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन याद करना पड़ेगा। जब नौकरी लेना है, जब ठान लिए हैं कि नौकरी करना है, जॉब लेना है, तो फिर तकलीफों से घबराकर भागना नहीं, मैदान छोड़कर भागना नहीं है। अगर आप में जुनून है तो हर संभव हम लोग हार मानेंगे नहीं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।